देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ, या किन परिस्थितियों को देखते हुए सोशियोलॉजी के पिता श्री ऑगस्ट कॉम्टे जी ने क्यों ऐसा महसूस किया कि एक विषय की जरूरत है जो समाज या यूरोप के बदले हुए समाज का अध्ययन कर सके। तो उन बदली हुई परिस्थितियों के कारण समाजशास्त्र का जन्म हुआ। वो कैसे हुआ, उनके पीछे कारण क्या थे, ये हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का उद्भव। हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिनके कारण ऑगस्ट कॉम्टे को ऐसा महसूस हुआ होगा। तो उन्होंने देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 1838 में हुआ, है ना। एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का जन्म 1838 में हुआ। इस शब्द का प्रयोग ऑगस्ट कॉम्टे द्वारा 1838 में सबसे पहले किया गया, और इससे पहले इन्होंने इस शब्द के लिए सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था। तो इससे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे, ठीक है, जिनके कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। तो इसके लिए दो महान कारण थे, है ना। दो कारण थे जिनमें से अगर हम लोग बात करें तो एक था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। और इसके बाद दूसरा जो कारण था वो था औद्योगिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति। तो ये दो कारण थे जिनके कारण समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। अब इन जो दो क्रांतियां थी, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन दोनों क्रांतियों के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। वो इतिहास ये था कि यूरोप में पुनर्जागरण आया, और उस पुनर्जागरण ने इन दो महान क्रांतियों को जन्म दिया, जिसमें से फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति थी। क्योंकि यूरोप का जो प्राचीन समाज था, वो समाज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धर्म के बंधनों से बंधा हुआ था, धर्म के अधीन था, धर्म के अनुरूप ही चीजों को सोचा और समझा जाता था। चाहे वो धार्मिक चीजें रही हो या फिर लौकिक चीजें रही हो, सबको धर्म के अधीन ही रखकर सोचने की प्रथा रही थी प्राचीन यूरोप में। तो यूरोप में जब ये पुनर्जागरण काल आता है, उस पुनर्जागरण काल से व्यापारिक क्रांतियां होती हैं, वैज्ञानिक क्रांतियां होती हैं, लोगों का सोचने का नजरिया बदलता है। तो नए नए प्रकार के आविष्कार होते हैं, धर्म के स्थान पर तर्क का महत्व बढ़ता है। तो धीरे धीरे यूरोप में ये दो क्रांतियां निकल कर आती हैं वाणिज्यिक क्रांति से। तो आइए हम देखते हैं कि जो ये फ्रांसीसी क्रांति थी और औद्योगिक क्रांति थी, उसने यूरोप की परिस्थितियों को कैसे बदला, और यूरोप के उन बदली हुई परिस्थितियों के लिए एक अलग नए विज्ञान की जरूरत महसूस क्यों की गई। तो आइए यही समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि देखिए, एक देखा जाए तो एक अगर हम देखें जो यूरोप का प्राचीन समाज था,
उस समाज में क्या क्या चीजें थी और उन बदली हुई चीजों को कैसे हम लोग देखते हैं कि एक जब औद्योगिक क्रांति होती है, आपकी फ्रांस की क्रांति होती है, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के समाज में जो बदलाव आता है, उन्हीं बदलाव को समझने के लिए समाजशास्त्र का उद्भव होता है। तो प्राचीन काल में क्या क्या चीजें थी जो आपके समाज से जुड़ी हुई थी। क्रांति के बाद बदला हुआ यूरोप, है ना। तो प्राचीन काल में यूरोप में क्या क्या चीजें थी वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जो शासन व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं राजतंत्र, है ना, राजतंत्र आधारित व्यवस्था थी। अब जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, सॉरी फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो फ्रांसीसी क्रांति से एक नई विचारधारा आती है जहां पर आप लोग देखते हैं राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की बात होती है ना। अब एक तरफ राजतंत्र था तो एक तरफ प्राचीन यूरोप जो था वो राजतंत्र के अधीन था, लेकिन औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में बदलाव हुआ और लोकतंत्र क्या जन्म हुआ, है ना। और फिर इसके बाद जो अर्थव्यवस्था को देखें, अर्थव्यवस्था को भी देखें। अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित थी। अभी यूरोप में क्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यापक तकनीकी का विकास हुआ और उस तकनीकी से भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी अब वो उद्योगों की तरफ बढ़ रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर, व्यापारिक सेक्टर और भिन्न भिन्न नए नए प्रकार के सेक्टरों का जन्म हो रहा था। तो अब क्या हुआ, अब औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। अभी तक आप लोग देखते रहे होंगे कि ये जो व्यवस्था थी, यहां पर क्या था कि जो कृषि कार्य होता था, उन कृषि कार्यों पर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं जो भूमि थी, है ना, भूमि पर सामंतों का अधिकार होता था, है ना, सामंतों का अधिकार होता था, है ना। ये भी एक व्यवस्था थी। अगर देखें प्राचीन काल में तो परिवार एवं संबंधों का महत्व अधिक था। मतलब ये राजतंत्र आधारित व्यवस्था थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। भूमि पर स्वामित्व जो था वो किसानों का नहीं बल्कि किसका था, वो सामंतों का था। परिवार एवं संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता था। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था थी। धर्म का अधिक महत्व था। धर्म का अधिक महत्व था। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्राचीन यूरोपकालीन व्यवस्था थी उसमें राजतंत्र था, अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, भूमि पर सामंतों का अधिकार था, किसानों का नहीं, परिवार एवं संबंधों का अधिक महत्व था, ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था थी, धर्म का अधिक महत्व था। अब यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति होगी, फ्रांस की क्रांति होगी, तो अब देखिए राजतंत्र के आधार पर लोकतंत्र आया, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर स्थान पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था आई, भूमि पर किसानों को अधिकार हो गया, है ना, किसानों का अधिकार हो गया।
किसानों का अधिकार हो गया। फिर इसके बाद देखें तो जो परिवार का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि आप देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण हुआ। नगरीकरण के कारण जो ग्रामीण सामाजिक सिस्टम था जिसमें परिवार और संबंधों का महत्व था, वो धीरे धीरे रोजगार के लिए किधर बढ़ने लगे? नगरों की तरफ बढ़ने लगे, जिसके कारण ये देखा गया कि जो अब वो परिवार के संबंध थे वो संबंध धीरे धीरे टूट रहे थे। संबंध, अगर परिवार को देखा जाए तो जहां पर पहले ज्वाइंट फैमिली के स्थान पर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली आ रहा था। तो ये सारे आप देखें, जो एकाकी परिवार का जन्म हुआ था, संबंधों का महत्व कम हो रहा था, इसका कारण था नगरीकरण, है ना। तो इन बदली हुई परिस्थितियों को समझने के लिए ही ऑगस्ट कांटे ने एक नए विज्ञान के बारे में बात करना शुरू किया, जो इन बदली हुई यूरोप की उस समय औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण से निकली हुई जो औद्योगिक क्रांति थी और फ्रांस की क्रांति थी, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में जो बदलाव हो रहे थे, खासकर सामाजिक व्यवस्था में जो बदलाव हो रहे थे, उस व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए ऑगस्ट कांटे ने एक ऐसे विषय को महसूस किया जो उस बदली हुई परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सके। इसीलिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। और उन्होंने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1838 ईस्वी में ये समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया, और उससे पहले इन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो समाजशास्त्र के उद्भव में जो मेन कारण था वो फ्रांस की औद्योगिक क्रांति और दूसरा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, और उस फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र आया। ठीक है, एक मध्यम वर्ग का भी उदय हो रहा था, और उस मध्यम वर्ग का धीरे धीरे महत्व बढ़ रहा था, क्योंकि वो मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न था, जिसने राज्य को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, और उसके परिणाम स्वरूप धर्म का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। अभी तक हम लोग देखते हैं कि धर्म का इतना महत्व था कि चाहे धार्मिक फैसले हों या लौकिक जगत से संबंधित कोई फैसले हों, तो वहां पर धर्म का हस्तक्षेप होता था। तर्क का महत्व कोई नहीं था, तर्क के स्थान जैसी कोई बातें नहीं होती थी। सब जो पादरियों के द्वारा जो भी विचार दिए जाते थे, जो मान्यताएं उनके द्वारा समाज में दी जाती थी, उनका पालन किया जाना अनिवार्य था। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, पुनर्जागरण काल से धीरे धीरे तर्क का महत्व बढ़ने लगा, वैज्ञानिकता का महत्व बढ़ने लगा, और धीरे धीरे हर स्थान पर चीजों को तार्किक ढंग से सोचने का प्रयास किया जाने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे यूरोप में बदलाव आता है। और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप दो महान क्रांतियां होती हैं, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। और इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप में वो बदलाव जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में थे, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और उनकी स्थान पर नई प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का जन्म होता है। और उस बदली हुए नए प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए ऑगस्ट कांटे ने एक नए विज्ञान को महसूस किया, जिसे समाजशास्त्र कहा जाता है।